अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज 15 नवंबर 2024 है। जैसा कि आपको इल्म है कि हुकूमत ने स्मोक की वजह से छुट्टियां की हुई हैं और हम आपको कॉलेज से वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके सेंड कर रहे हैं और अगले दिन इस पर डिस्कशन क्लास हो रही है। आज ये हमारा तीसरा वीडियो लेक्चर है जो आपके सामने पेश किया जा रहा है। हम इससे पहले नज़्म का खुलासा लिखने का मेथड पढ़ा। आज हम नज़्म के अशआर की तशरीह के मेथड को डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिजिकल क्लासेस में हमने नज़्म खताब बाजवाना ने इस्लाम पढ़ी थी, तो उसके आज हम अशआर की तशरीह पे बात करेंगे कि उसके अशआर की तशरीह या नज़्म के अशआर की तशरीह जो है वो कैसे की जाती है। इसके बाद बेटा आपने इसी नज़्म से यानी खताब बाजवाना ने इस्लाम से कोई से दो अशआर की तशरीह की असाइनमेंट है वो घर पे तैयार करके अपने पास सेव रखें या आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा PDF में, तक हम उसको चेक कर सकें। तो टॉपिक की तरफ आते हैं। हिस्सा नज़्म से आपको 10 नंबर की तशरीह आती है पेपर में और इसमें 10 नंबर भी आते हैं। अगर आपने नज़्म के अशआर की तशरीह में जो क्वालिटी है और जो क्वांटिटी है इसका आपने ध्यान रखा है, ख्याल रखा है, तो आपको इसमें 10 नंबर भी मिल सकते हैं। आपको सिलेबस में शामिल जितनी भी नज़में हैं उसमें से किसी एक नज़्म से कोई से दो अशआर, वो दोनों अशआर इकट्ठे होंगे, उसके अंदर गैप नहीं होगा कि पहला शेर आ जाए फिर पांचवा शेर आ जाए, नहीं, वो दोनों अशआर इकट्ठे होंगे। कोई से दो अशआर की तशरीह आपको पेपर में आएगी जिसको आपने अटेम्प्ट करना होगा। अगर कोई ऐसी नज़्म जिसकी हैत मुसद्दस है, जैसे तस्लीम रज़ा है, मैदान करबला में सुबह का मंजर है, ऐसी नज़में जिनकी हैत मुसद्दस है और उसमें एक बंद में 3 अशआर होते हैं, 6 मिसरे होते हैं। अब अगर यहां से आपको पेपर में तशरीह आएगी तो जहां तो पहले 2 शेर आएंगे या आखिरी 2 शेर आएंगे, मिड वाला शेर मस्ट आता होता है। तो इस तरह आपको सिर्फ 2 अशआर पेपर में तशरीह के लिए आएंगे और आपने 2 अशआर की तशरीह करनी होती है। पेपर में नज़्म के अशआर की तशरीह 10 नंबर की आती है। चूंकि 2 अशआर पेपर में तशरीह के लिए आती है तो इन 2 अशआर की तशरीह जो है वो हर शेर की तशरीह 4 नंबर की होती है। टोटल 8 नंबर की तशरीह है और 1 नंबर जो है ये नज़्म के उन्वान का है और 1 नंबर शायर के नाम का है। टोटल 2 नंबर ये बनते हैं और 8 और 2 है ये 10 नंबर है। नज़्म के अशआर की तशरीह अलग करें या इकट्ठी करें, ये भी एक क्वेश्चन है जो बच्चे पूछते हैं। बेटा ऐसी नज़में जिनकी हैत जो है ये मुसद्दस है उनकी तशरीह इकट्ठी की जाती है। अगर हम नज़्म की अशआर की तशरीह इकट्ठी करें या अलग अलग करें इसमें कोई भी मसला नहीं है, दोनों तरह से जायज़ है। लेकिन अगर आप नज़्म के अशआर की तशरीह इकट्ठी करते हैं तो ये सबसे बेस्ट है। उसकी वजह यह है कि जो नज़्म है इसमें तमाम जो अशआर होते हैं उन्वान के मुताबिक होते हैं, जो उसका उन्वान किया गया होता है, यानी एक ही थीम, एक ही ख्याल को पूरी नज़्म के अंदर पेश किया गया होता है। तो इसलिए हम नज़्म के जो अशआर हैं उनकी तशरीह इकट्ठी करते हैं। अगर अलग अलग भी करना चाहें तो कोई मसला नहीं है, कोई आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। हाँ, अगर आप अलग अलग करते हैं तो आपको दोबारा से जब दूसरे शेर की तशरीह शुरू करते हैं तो आपको दोबारा से वो जो ऊपर आपको नज़्म का उन्वान, शायर का नाम, शेर, फिर उसका मफ़हूम और फिर जो शायर है उसका अदबी तुआरफ, ये सारी चीज़ें दोबारा से लिखनी पड़ती है जिसमें आपका टाइम भी लगता है। अगर आप दोनों अशआर की तशरीह करें, इकट्ठी करें तो फिर आपको एक ही दफ़ा ही आप लिख सकते हैं और आपका टाइम बच जाता है। उतना टाइम आप मटीरियल को देते हैं। टाइम की बात करें तो नज़्म के अशआर की तशरीह का जो पेपर में टाइम है वो तकरीबन 25 मिनट होता है। आपने 12 से 13 मिनट जो है वो आपने एक शेर की तशरीह को देने होते हैं और दोनों अशआर की जो तशरीह है वो आपके 25 मिनट बनते हैं। अगर आप नज़्म के अशआर की तशरीह के लिए वक्त जो है वो ज्यादा लगाना चाहते हैं तो फिर आपको दरखास्त, तलखीस, रसीद या कोई ऐसे दूसरे क्वेश्चन जिनका टाइम पेपर में ज्यादा है वहां से आप 5-5, 7-7 मिनट बचा कर रखेंगे और वो आप तशरीह को देंगे। जैसे तलखीस है ये पेपर में 10 नंबर की आती है और हमारे पास ये क्राइटेरिया होता है कि कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर में आता है, हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
फर्स्ट के तलखीस का 10 नंबर का क्वेश्चन, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है, तो 20 मिनट इसका टाइम होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो तलखीस को हम लोग 10-15 मिनट में अटेम्प्ट कर सकते हैं, हम 5 मिनट बचा सकते हैं। ऐसी दरख्वास्त है, दरख्वास्त का पेपर में 20 मिनट टाइम होता है, लेकिन अगर हमें तरीकी दरख्वास्त पेपर में आई हुई है तो हम उसमें से टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि हम वही 20 मिनट के बजाय 15 या 12 या 10 मिनट के अंदर दरख्वास्त को अटेम्प्ट कर सकते हैं। रसीद को भी ऐसे है। और इसके अलावा दूसरे भी एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां से हम 2-2, 3-3, 4-4 मिनट बचा सकते हैं, जैसे नस्ल का खुलासा है या नस्ल का खुलासा है, तो हमने वहां से 5-5 मिनट या 7-7 मिनट बचाकर अपने पास तकरीबन 20-25 मिनट या आधा घंटा सेव रखना होता है, और वही 20-25 मिनट या आधा घंटा वो हमने नज्म, गजल और नस्ल के तशरीह में इस्तेमाल करना होता है। इसलिए अगर देखा जाए तो नज़्म के अशआर की जो तशरीह है ये 10 नंबर की है, और इसका 20 मिनट जो टाइम बनता है, लेकिन 20 मिनट टाइम बहुत कम होता है। इसमें आप नज़्म के तमाम दोनों अशआर की तशरीह जो वो उस तरह अहसन तरीके से नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ पर टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो मिनिमम 25 मिनट जो है वो हम देंगे नज़्म के अशआर की तशरीह को, और मैक्सिमम जो है वो हम 35 मिनट जो है वो हम देंगे नज़्म के अशआर की तशरीह को। इस चीज को अपने ज़हन में रखिएगा, क्योंकि अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए तो आप तशरीह पूरी नहीं कर पाएंगे। अगर आप तशरीह पूरी नहीं कर पाए तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, आपको 10 में 10 नंबर या 10 में से 8-9 नंबर नहीं मिलेंगे, और इस तरह आप कभी भी 90 प्लस नहीं करते। 90 प्लस नंबर हासिल करने के लिए जो नज्म है, नसर है या गजल है, इसकी अशआर की तशरीह के अंदर जो है वो आपने बेहतरीन क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ लिखना होता है, फिर जाकर आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं, या आपको जो है वो 1 या 2 नंबर कम होता है, ज़्यादा आप मार्क्स हासिल कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं पैटर्न की तरफ, स्केच की तरफ, प्रेजेंटेशन की तरफ, कि हमने जो नज़्म की अशआर की तशरीह है उसको पेज पे कैसे लिखना है और इसकी प्रेजेंटेशन कैसी होगी, और फिर हम साथ ये भी देखेंगे कि इसको लिखने के कितने तरीके और हमने कौन से इस्तेमाल करना है। जी, ये बेटा हमारे सामने हमारा पेज है जिस पर हमें नज़्म के अशआर की तशरीह करनी है। सबसे पहले हम ऊपर सवाल नंबर लिखते हैं। जब हमने पेपर पे क्वेश्चन शुरू करना होता है तो सवाल नंबर आपने हमेशा अलग अलग लिखना होता है। ये सवाल नंबर है। आप अगर इसको यूं इकट्ठा करके लिखते हैं सवाल नंबर, तो बेटा ये मुरक्कब बन जाता है और ये गलती है। सवाल अलग लिखेंगे और नंबर अलग लिखेंगे। अब जो सवाल का नंबर है ये आपने वही देना है जो क्वेश्चन पेपर पे, और फिर अगर क्वेश्चन पेपर में ये रोमन में लिखा हुआ है तो रोमन में लिखें, अगर ये अरेबिक में लिखा हुआ है तो अरेबिक में लिखें, लेकिन आपने हमेशा अरेबिक का ही इस्तेमाल करना है। इसके बाद सवाल नंबर देने के बाद इसकी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं होती है, और अगर आप यहाँ पे जवाब की हेडिंग देना चाहें दें, अगर ना देना चाहें तो ना दें, लेकिन जो न्यू ट्रेंड है उसके मुताबिक सिर्फ सवाल नंबर की हेडिंग दी जाती है, जवाब की हेडिंग नहीं दी जाती है। सवाल नंबर लिखने के बाद आप मिड लिखेंगे हेडिंग नज़्म के अशआर की तशरीह, इसको फिर आपने अंडरलाइन कर देना। इसके बाद आपने इस तरफ आप हेडिंग लिखेंगे नज़्म का उन्वान, आगे राब्ते की लामत, जो नज़्म का उन्वान है वो लिख दिया। फर्ज किया हमने अभी नज़्म पढ़ी है खिताब बाजमाना ने इस्लाम, तो हम यहाँ लिखेंगे खिताब बाजमाना ने इस्लाम। इस तरफ हम दूसरी हेडिंग लिखेंगे शायर का नाम, आगे राब्ते की लामत, शायर अलामा मोहम्मद इकबाल, हमने लिख दिया अलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। अब जो नज़्म का उन्वान है जो शायर का नाम है, क्या हमने हेडिंग देने के बाद इनका राब्ते की लामत लगाई, लेकिन जो नज़्म का उन्वान है और शायर का नाम है यहाँ पर हम कोई भी अलामत नहीं लगाएंगे। हम ना तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे ना ब्रैकेट लगाएंगे, बल्कि आजाद छोड़ देंगे। इसके बाद अगर हम नज़्म के दोनों अशआर की तशरीह इकट्ठी कर रहे हैं तो हम दोनों शेर यहाँ पे लिखेंगे, ये पहला शेर हो गया और ये दूसरा शेर हो गया। जब हम दोनों अशआर इकट्ठे लिखते हैं तो इनके पीछे ये शेर की लामत नहीं लगाते हैं। अगर हम सिंगल शेर की तशरीह कर रहे हैं तो फिर इसके पीछे हम शेर की लामत लगा देंगे। ये वर्ड
दोनों अशार इकट्ठे लिखने के बाद हम नीचे हेडिंग देते हैं मफहूम। दोनों अशार का हम यहां पर मफहूम लिखेंगे। अब एक शेर का तो मफहूम है कि 2 से 2.5 लाइन होता है, जब दोनों अशार का हम इकट्ठा मफहूम लिखेंगे तो 5 से 6 लाइन बन जाएगा। मफहूम लिखने का तरीका ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, हम दोबारा भी इस पे बात करते हैं कि आपके पास जो शेर है इसमें 2 मिसरे होते हैं। पहले मिसरे को मिसरा उला कहते हैं, दूसरे मिसरे को मिसरा सानी कहते हैं। मिसरा उला और मिसरा सानी के अंदर ना रब्त होता है जिसको हम तलाज़मा कहते हैं। हमने मिसरा उला और मिसरा सानी जो है ये मिसरों की सूरत में है, हम इसको सेंटेंस में चेंज करना है तो हमारा मफहूम बन जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि मिसरे के अंदर में शेर के अंदर जो मुश्किल अल्फाज है उनको मामूली चेंज कर देंगे। अभी आपके सामने एक एग्जांपल दी जाती है कि हम मफहूम कैसे बनाते हैं। हमारे पास अलामा का भी शेर है कि हैं वही लोग जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। इसके पीछे अगर शेर की अलामत लगी तो इससे जाहिर हो जाएगा कि ये शेर है। अगर शेर की अलामत नहीं भी लगी हुई लेकिन दोनों मिसरे ऊपर नीचे आमने सामने लिखे हुए हैं इससे भी जाहिर है ये शेर है। फिर एक और भी हमारे पास टेक्निक है कि इसको पहचानने की, वो ये है कि अगर किसी लाइन की जो तरकीब है वो उलट हो, जैसे कि उर्दू में फाइल मफूल फिल होता है, इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, ऐसे हर जुमले की तरतीब होती है। अब यहाँ पे जुमले की तरतीब वो नहीं है पहले आ गया, हालांकि इसको आखिर करना चाहिए था, और यहाँ पर जो है वो है मिड में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ तो एक सेंटेंस की जो तरतीब है वो चेंज कर दी गई है। जब सेंटेंस की तरतीब चेंज कर दी जाती है तो वो मिसरा बन जाता है। हमने उसी तरतीब को जो है वो सीधा करना है, जो मिसरे की तरतीब को हमने सेंटेंस में बदलना है, और जब दोनों मिसरों की तरतीब को हम दो सेंटेंस में बदलेंगे तो हमारे सामने मफहूम होगा, और हम इसमें मुश्किल अल्फाज के माने भी चेंज कर लेते हैं। अब इसी को अगर हम यूं देखें तो हम इसको यूं लिख सकते हैं कि वही लोग जहां में अच्छी हैं जो दूसरों के काम आते हैं। अब ये इस शेर का मफहूम बन गया। ऐसे बेटा हमने मफहूम लिखना होता है। ये हमारे पास पहला शेर है, इसके मिसरों को हमने सेंटेंस में बदलना है, और जो मुश्किल अल्फाज है उनको भी जब हम सेंटेंस में बदलेंगे तो मुश्किल अल्फाज को मौनों की सूरत में लिखेंगे, हम सेम वर्ड नहीं लिखेंगे। इसी तरह हम दूसरे शेर की यहां पे मफहूम लिखेंगे, यानी दूसरे शेर की जो मिसरे हमको सेंटेंस में बदल जाएंगे तो ये हमारा मफहूम बन जाएगा। मफहूम आप जो हमने हेल्प लगवाई हुई आप वहां से बेटा याद भी कर सकते हैं, और अगर आप खुद बनाना चाहें तो खुद भी बना सकते हैं। दोनों तरह से मफहूम अगर आपका दुरुस्त होगा तो इसका तशरीह पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने मफहूम दुरुस्त लिखा है तो चेक करके नजदीक कि आप अशार की तशरीह आती है, बाद में आपके रेफरेंस देखे जाएंगे और इंशाल्लाह आपको नंबर दिए जाएंगे। अदरवाइज अगर आपका मफहूम ही गलत हो गया तो फिर अशार की तशरीह में पूरे नंबर हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं जो दूसरा मेथड है इस प्रेजेंटेशन का, यहां तक तशरीह से पहले हम प्रेजेंटेशन आपके सामने पेश कर रहे हैं। दूसरा मेथड ये है कि आप ये जो अशआर हैं इनको पहले लिखें और नज़्म का उन्वान शायर का इसके बाद में लिखें, इस तरह भी जायज़ है। लेकिन ये जो मेथड है ये सबसे बेहतर मेथड है, सबसे बेहतरीन मेथड है, और सबसे ज्यादा इसका ट्रेंड चल रहा है। तो आपने जब ऊपर नज़्म के अशार की तशरीह की हेडिंग दे दी तो फिर आप जो है वो नज़्म को उन्वान शायर का नाम पेश करने में कोई हर्ज नहीं है। बेशक आप तशरीह के लिए जो अशार है वो बाद में लिखें, अगर आप उनको पहले लिखना चाहें तो फिर भी कोई मसला नहीं है, दोनों तरह से जायज़ है, आप दोनों तरह से कर सकते हैं। इसके बाद हम आएंगे तशरीह की तरफ। हमने यहां पे तशरीह की हेडिंग देनी है और उसके आगे राब्ते की अलामत लगानी है। यहां पर भी राब्ते की अलामत, यहां पर भी राब्ते की अलामत, और मफहूम के आगे भी राब्ते की अलामत, यहां पर भी राब्ते की अलामत।
ایک دفعہ کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ نے کوشچن بھی کیا تھا کہ سر یہ تشریح ہے تو تشریح کا کہ رابطے کی علامت کیوں لگائی جاتی ہے، کیوں لگائی جا رہی ہے، یہاں پہ تو یہ تفصیلی کی علامت آنی چاہیے، کیونکہ ہم تشریح کا مطلب ہی تفصیل ہے. تشریح کا لفظ شرح سے نکلا، شرح کا مطلب ہے کسی چیز کو کھول کر بیان کرنا، کسی چیز کے تمام رموز و اسرار کو، تمام پہلوؤں کو بیان کرنا تشریح ہے. لیکن یہاں سے آپ نے رابطے کی علامت کیوں لگائی ہے، تفصیلی کی علامت کیوں نہیں لگائی؟ تو بیٹا تفصیلی کی جو علامت ہے یہ وہاں لگائی جاتی ہے جہاں جملے کے اندر عبارت کے اندر کسی جملے کی وضاحت کر رہے ہوں، تو آگے ہم اس کو 4-5 اسٹیپ بیان کرنے ہوں، یا اس کے حوالے سے ہم یوں لکھتے ہیں کہ مدرجہ ذیل ہے، یوں ہے، ہم وہاں پہ تفصیلی کی علامت لگا کر آگے کے پوائنٹ لکھ دیتے ہیں. تو یہ جو تفصیلی کی علامت وہاں لگائی جاتی ہے جہاں پہ عبارت کے اندر ہم کس چیز کی وضاحت کر رہے ہوں، لیکن یہاں عبارت اندر نہیں ہے، یہ تو عبارت کا مڈ نہیں ہے بلکہ یہ تو عبارت کا سٹارٹ ہے. اس لیے یہاں پہ ہم رابطے کی علامت لگاتے ہیں، تفصیلی کی علامت نہیں لگاتے ہیں. اگر آپ کو پھر بھی اس بات پہ ڈاؤٹ ہو تو بیٹا آپ پارٹ 2 میں جب آئیں گے اور پارٹ 2 میں ہم آپ کو پنچویشن یعنی رموز و اوقاف پڑھائیں گے تو اس بات پہ ہم دوبارہ ڈسکس کر دیں گے کہ یہاں پہ تفصیلی کی یا رابطے کی علامت لگائی جاتی ہے، کون سے بہتر ہے. ویسے یہاں پہ رابطے کی علامت لگائی جاتی ہے. تشریح کے حل کرنے کے بعد ہمارے پاس 2 پیٹرن ہیں تشریح کو سٹارٹ اپ کرنے کے. پہلا کون سا ہے؟ پہلا یہ ہے کہ ہم یہاں پہ جو شاعر ہے اس کا ادبی تعارف لکھتے ہیں اور اردو لائن میں لکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہم لکھتے ہیں ادبی تعارف. شاعر کا جو ادبی تعارف ہے یہ منیمم 4 سے 5 لائن اور میکسیمم 7, 8, 10 لائن تک آپ لکھ سکتے ہیں. اگر آپ لائن ٹو لائن کا ہے وہ شاعر کا ادبی تعارف لکھ رہے ہیں تو پھر آپ نے یہاں پہ شاعر کی جو عظمت کے حوالے سے، عظمت کے اعتراف کے حوالے سے کچھ شعر بھی یاد کرنا ہے. جیسے کوئی کسی شاعر کا کوئی نمائندہ شعر ہے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی شاعر کی عظمت کے اعتراف پہ کسی دوسرے شاعر نے، یا جسے ہم شاعرانہ تعلی کہتے ہیں، شاعرانہ تعلی کیا ہوتی ہے کہ شاعر اپنی تعریف میں شعر کہہ رہا ہے، اگر کوئی ایسا آپ کو شعر ملتا ہے تو آپ اس اسکیچ کے ساتھ بھی شاعر کا ادبی تعارف لکھ سکتے ہیں. ہم آپ کو بتا چکے ہیں کلاس میں کہ جو تعارف ہے وہ 2 طرح کا ہے، ایک ہوتا ہے ذاتی تعارف، ایک ہوتا ہے ادبی تعارف. ہم نے تشریح کی ہیڈنگ دینے کے بعد شاعر کا ادبی تعارف لکھنا ہے، ذاتی تعارف نہیں لکھنا. ذاتی کیا ہے کہ وہ کب پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا، کہاں فوت ہوا، اس نے کہاں ملازمت کی، کہاں شادی کی، یہ اس کا ذاتی تعارف ہے. ادبی تعارف کیا ہے کہ اس کا ادب کے اندر جو کیا مقام ہے، کیا مرتبہ، اس کی تصانیف کون سی ہیں، اس کا رنگ کیسا ہے، لہجہ کیسا ہے، اس کا انداز کیسا ہے، انداز بیان، حسن بیان کیسا ہے، اس کا جو اسلوب ہے وہ کیسا ہے. ہمیں یہ چیزیں بیان کرنی ہوتی ہے، یہ ادبی تعارف میں آتی ہے. اور یہ ہم آلریڈی آپ کو کلاس میں بتاتے ہیں، لکھواتے بھی ہیں اور آپ کے پاس یہ موجود بھی ہے. تو ہم یہاں پہ شاعر کا ادبی تعارف لکھتے ہیں. دوسرا جو طریقہ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ہم تشریح کی ہیڈنگ دینے کے بعد جو شاعر کا ادبی تعارف ہے اس کو مڈ میں لکھیں گے. کیسے؟ ہم ادھر سے کتنا پیج چھوڑ دیں گے، ادھر سے کتنا پیج چھوڑ دیں گے اور مڈ میں ہم شاعر کا ادبی تعارف لکھیں گے جو منیمم 4 سے 5 لائنیں اور میکسیمم 7, 8, 10 لائنیں تک ہو سکتا ہے. یعنی ایسا ہو کہ آپ شاعر کا جو ادبی تعارف ہے وہ آدھا پیج لکھ دیں، ایسا نہیں ہے. کیونکہ ہم جو ادبی تعارف ہے وہ صرف جسٹ یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں جو شاعر ہے اس کا پتہ ہے کہ وہ کیا ہے، اس کا انداز بیان کیا ہے. اچھا، اب اگر آپ تشریح کی ہیڈنگ دینے کے بعد شاعر کا ادبی تعارف نہیں لکھتے تو کیا نیگیٹو مارکنگ؟ نہیں، کوئی نیگیٹو مارکنگ ہوگی. کیا مفہوم نہیں لکھتے ہیں تو آپ کی نیگیٹو مارکنگ ہوگی؟ کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں. یہ جسٹ مفہوم اور تشریح کی ہیڈنگ دینے کے بعد جو شاعر کا ادبی تعارف لکھتے ہیں یہ امپریشن کے لیے تک ہم چیکوں کو امپریشن دے رہے ہیں کہ بھئی آپ نے جو ہمیں شعر تشریح کے لیے دیے ہیں یا اشعار تشریح کے لیے دیے ہیں، ہمیں ان کے بارے میں ساری معلومات ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ شعر کون سے ہے اور ان کو کس نے لکھا ہوا ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف، وہ ہے تشریح کیسے کی جاتی ہے. اس کے بعد آپ لکھیں گے کہ تشریح طلب اشعار. اگر آپ دونوں شعر کی تشریح کریں گے آپ اشعار لکھیں گے، اگر آپ سنگل شعر کی تشریح کر رہے ہیں تو آپ خود شعر لکھیں گے. تشریح طلب اشعار میں شاعر
फरमाता है कि, इसके बाद आपको तशरीह करना स्टार्ट कर देना। अगर आप यहां पे शायर का नाम लिखना चाहें, आप देखेंगे तशरीह तरफ अशार में शायर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि, तो फिर जो अल्लामा इकबाल है हम उसको यहां पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पेश करेंगे। जब हम यहां पे लिखेंगे शायर का नाम तो यहां पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। हम यहाँ पे पॉइंटर चेंज करना चाहे तो भी कर सकते हैं अल्लामा इकबाल लिखते हो, लेकिन जब हम ऊपर अल्लामा इकबाल को बता दें कि शायद ये तो यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ बता भी देते हैं तो कोई मसला नहीं है, दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। तशरीह तलब अशार में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि, या तशरीह तलब अशार में शायर फरमाता है कि, इसके बाद आपकी तशरीह स्टार्ट हो जाती है। तशरीह कैसे करते हैं जरा हम इस पर बात करते हैं। सबसे पहले हमने जो पहला शेर है उसकी तशरीह की तरफ आना है। तशरीह करते वक्त हमने जो तशरीह का जो मौजू है वो अखज़ करना है कि आखिर किस शेर की हम तशरीह करें, उसका मौजू क्या है। और ये तमाम जो मौजूआत है जब हम आपको क्लास में पढ़ाते हैं बेटा हम आपको लिखवाते हैं कि फलां शेर का फलां मौजू है, और बल्कि कई दफ़ा हम एक शेर के अंदर से आपको 3-3, 4-4 मौजू निकाल के दे देते हैं। आपने अपना मौजू पर रख के तशरीह करनी होती है, क्योंकि हमारे सामने अशार नहीं है जिसको हम तशरीह कर रहे हैं। इसलिए अगर हमारे सामने का शेर होता तो हम आपको बताते कि इसका मौजू कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे अखज़ किया जाता है। ये अलहदा से हम इस पर आपको एक वीडियो लेक्चर भी बता देंगे कि मौजू कैसे अखज़ किया जाता है, मौजू कैसे बनाया जाता है। या आप क्लास में हमसे क्वेश्चन करते हैं तो हम आपको बता देंगे कि मौजू कैसे आपने क्रिएट करना होता है, अगर आपको नहीं समझ आ रही। क्योंकि जो तशरीह है ये लिखने वाले पे डिपेंड करते हैं कि उसकी तशरीह कैसे करता है। और जो मौजू है अगर इससे हटकर आप तशरीह करेंगे तो ये सारा मुबालगा राज में आ जाएगा, यानी गप्पे आ जाएगी, झूठ आ जाएगा और कोई नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए आपको शेर की तशरीह करते वक्त उस शेर का मौजू अजबर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मौजू नहीं निकाल सकेंगे, मौजू पे रह के बात नहीं कर सकेंगे तो फिर आपको मे भी नंबर ना मिल सके जिसकी आप ख्वाहिश कर रहे हैं। अब आते हैं आगे दूसरे पेज की तरफ। ये हमारे पास दूसरा पेज है। हम पहले शेर की तशरीह कर रहे हैं। पहले शेर की तशरीह हमने मौजू के साथ एक पैराग्राफ की, ये पैराग्राफ मिनिमम 4 से 5 लाइन पर, मैक्सिमम 7-8 लाइन हो सकते हैं। इसके बाद हम हवाला पेश करेंगे। हवाला क्या है कि हम जो बात कर रहे हैं उसको प्रूफ करने के लिए हम शेर की सूरत में हवाला पेश करेंगे। क्या नज़म की अशआर की तशरीह में सिर्फ शेर के हवाले इस्तेमाल होते हैं? नहीं, नज़म के अशआर की जो तशरीह है इसमें 5 तरह के हवाले इस्तेमाल होते हैं। कौन कौन से? कुरानी आयात के तर्जुमे, अहदीस के तर्जुमे, अकवाल और अशआर और कोटेशंस। ये 5 तरह के हवाले आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपने हवाला लिखना है। अब इस हवाले को आपने अगले पैराग्राफ में ग्राउंड बनाना है। आप एक पैराग्राफ लिखेंगे। अब इस पैराग्राफ में आपने इस हवाले के ग्राउंड को भी रखना है। ग्राउंड क्या होती है क्लास में हम आपको बता चुके हैं ग्राउंड कैसे बनाते हैं। ग्राउंड बनाते वक्त हमने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इस पर पूरा हमने आपको लेक्चर दिया हुआ है। अदरवाइज अगर वीडियो लेक्चर की भी जरूरत पड़ी तो अगर आपने कहा तो हम आपको बताएंगे कि शेर की ग्राउंड कैसे बनाते हैं, कि हमने अगला पैराग्राफ जब लिखना है तो हमने कैसे रेफरेंस को साथ मिलाकर उसके अंदर से ग्राउंड निकालनी होती है। तो इसके बाद हम दोबारा से पैराग्राफ लिखेंगे और फिर और हमने रेफरेंस पेश किया, ये शेर की सूरत में भी हो सकता है। फिर हमने जो दोबारा आगे इस पर ग्राउंड भी बनाया और साथ जिस तरह हम शेर की तशरीह कर रहे हैं उसको ख्याल में उसके मौजू को भी साथ शामिल किया। इसके बाद अगर हम कुरानी आयात का तर्जुमा या हदीस के तर्जुमे की हम यहाँ पे रेफरेंस पेश करना चाहते हैं तो हम इसको मिड में लिखेंगे तर्जुमा आगे रात के नाम, इसको हमने मिड में लिखा, इसको इन्वर्टेड कामों के अंदर बांध दिया, नीचे हमने अल हदीस या अल कुरान लिख दिया। इसी तरह करते करते हम पहले शेर की तशरीह है ये कम से कम 2 सफ़ात तक करेंगे। 2 सफ़ात क्या होते हैं? आपके सामने जो शीट है ना उसका जब आप एक शीट का एक पेज आप देखते हैं तो शीट में 2 वर्ग होते हैं।
शीट का अंदर 4 आपके सफ़ात होंगे और 2 वर्क होंगे। एक वर्क में 2 सफ़े होते हैं और एक सफ़े पर मिनिमम 18 से 19 और मैक्सिमम 24 से 25 लाइनें होती हैं। पेपर में जो आपको शीट मिलती है उसमें 24 लाइनें 24 सतरें वाला पेज होता है। तो आपने वो 23 से जो 24 सतरें हैं वो आपने लिखनी है एक साइड की और 23 से 24 सतरें आप लिखनी है दूसरी साइड की। यूं समझ लीजिए कि आपने पहले शेर की जो तशरीह है वो आपने 2 सफ़ात कम से कम करनी है। अभी मेरी सर लतीफ़ साहब से बात हो रही थी, तहसील ज़फ़रवाल का बहुत बड़ा नाम है, प्रोफेसर अब्दुल लतीफ़ साहब। मैं उनसे पूछ रहा था कि सर मैं वीडियो लेक्चर बनाने जा रहा हूँ सर नज़म पे, तो कोई आप मुझे उसके हवाले से कोई टेक्निक कोई टेक्ट बताना चाहें तो काइंडली बताइएगा। उन्होंने यही बात कही है कि तशरीह की कोई लिमिट नहीं होती, जितनी को तशरीह करना चाहे कर सकते, लेकिन टाइम मैनेज करना होता है। आपके पास एक पेज एक शेर की तशरीह के लिए अगर 12 से 13 मिनट है तो आप यूं समझिए कि एक पेज को लिखने के लिए आपके पास 6 से 7 मिनट है और 23 से 24 लाइन है। तो कैसे भी कर पाएंगे? कुछ बच्चे स्लो और कुछ बच्चे तेज होते हैं, जो लिखने की बात की जा रही है, स्पीड की बात की जा रही है। तो आप इस चीज को खुद मैनेज करना है कि आप एक पेज को 6 से 7 मिनट में लिखने या एक पेज को आप जो है वो 8 से 10 मिनट में लिखने। इसी तरह हमने पहले बात की कि आप मिनिमम 25 और मैक्सिमम 35 मिनट जो है वो एक अशआर की तशरीह को देंगे तो फिर आपकी तशरीह हल होगी। फिर इसमें आपने रट्टा भी लगाया होता, आपने मौजू निकाला और आपने सूरत की लिखना होता है। यही वजह हम आपको कहते हैं ग्राउंड बनाएंगे। ग्राउंड बनाएंगे तो फिर आपके पास बहुत ज्यादा मौत होगा लिखने के लिए, बल्कि बहुत सा मौत रह जाएगा और आपका टाइम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए आपने बेटा एक पेज जो है वो आपने 6 से 7 मिनट लिखने हैं और 2 सफ़ात आपने एक शेर की तशरीह के आपने 12 से 13 या 14 मिनट में लिख लेते हैं, मैक्सिमम 15 मिनट लगा। फिर आपने दूसरे शेर की तशरीह करनी है। दूसरे शेर की तशरीह जब आप दोनों अशआर की तशरीह इकट्ठी कर रहे हैं तो दूसरे शेर की तशरीह करते वक्त ये जो तमाम चीजें ये लिखने की जरूरत नहीं है। आप जब पहले शेर की तशरीह खत्म हो जाएगी इसके बाद आपको दूसरे की तशरीह करनी है। दूसरे को लिखने का यही तरीका है कि आप मुआद लिखेंगे, फिर हवाला लिखेंगे, फिर मुआद लिखेंगे, फिर हवाला लिखेंगे। इस तरह आप जब लिखते जाएंगे और अगले शेर की तशरीह भी आपने कम से कम 2 सफ़ात तक करनी है। अगर यूं देखा जाए तो आपके दोनों अशआर की तशरीह जो है वो 4 सफ़ात बन रही है। तो मिनिमम हमारे 2 अशआर की जो तशरीह है वो 4 सफ़ात होनी चाहिए और इसको हमने 25 से 30 मिनट के अंदर लिखना होता है। चलिए आपको एक बड़ी टेक्निकल बात बताते हैं कि बेटा आप परेशान होंगे कि भाई हमने 6 से 7 मिनट के अंदर एक पेज कैसे लिखना है। बड़ा आसान, कैसे? अगर आपको एक शेर की तशरीह में लिखने के लिए 3 से 4 रेफरेंस आपके पास मौजूद हैं तो आप 5 से 6 या 7 मिनट के अंदर एक पेज लिख सकते हैं। जैसे आप देखें, अगर आप एक पेज में 2 हवाले लिख रहे हैं या 3 हवाले लिख रहे हैं तो उसमें ये जो आपने लिखा है एक शेर की आपके बेटा 3 लाइन ले देगा। क्यों? इसलिए कि हम इसके ऊपर यूं भी लिखेंगे बकौल शायर। फिर आप एक और हवाला इस्तेमाल करते हैं, ये आपको 3 लाइन ले गया। और अगर आप किसी पुराने आयात का तर्जुमा या हदीस का तर्जुमा इसमें लिख रहे हैं तो वो चूंकि जो आप 2 लाइन में लिख रहे थे जब आप उसको मिड में लिखते हैं, पॉइंट तक लिखते हैं, तर्जुमे की हेडिंग लिखते हैं, नीचे आप हदीस या कुरान में पेश करते हैं तो वही 2 लाइन में तर्जुमा की 6 लाइन पे चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका आधा सफ़ा जो है वो आपका हवालों में बांट दिया, बाकी आधा सफ़ा रह गया। आधा सफ़ा कितना होता है? 12 से 14 लाइन। तो आपने 3 पैराग्राफ बनाए, 4-4, 5-5 लाइनों के और इसमें आपने 3 रेफरेंस पेश किया, आपका सफ़ा बन गया और आपने आसानी के साथ आपकी कोई 10 से 12 लाइनें आपने मटीरियल लिखनी है तो 4 से 5 मिनट लिखी जाती हैं। आपकी स्पीड भी ऐसी होनी चाहिए कि आप 1 मिनट में 2 से 3 लाइनें लिखने की प्रैक्टिस हो और लिख भी सकते हैं, बच्चे लिखते भी हैं। मैंने बहुत बच्चों की स्पीड देखी है, आप ऐसा कर भी सकते हैं। और बाकी जब रेफरेंस की बात आई तो रेफरेंस के लिए कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं, कुछ स्पेस बाकी छोड़ देते हैं और मटीरियल लिखते जाते हैं, उनको पता है कौन सा हमने यहाँ पर रेफरेंस फिट करना है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो साथ साथ लिखते हैं, दोनों तरफ से बेटा कर सकते हैं। आप रेफरेंस की स्पेस छोड़ कर बाद लिखते हैं या साथ साथ लिखेंगे तो फिर भी आपको टाइम रिक्वायर है, बाद लिखेंगे फिर भी टाइम रिक्वायर है। लेकिन
अगर आप साथ साथ बेटा लिखेंगे तो फिर आप जल्दी कर देंगे, क्योंकि बाद में भी आपके पास टाइम ना बचे, आप पब्लिक क्वेश्चन की पढ़ी हो और वो रहते रहते रह जाए, या आपने स्पीड के साथ लिखे तो गलत लिख दें। तो बेटा इसी तरह आपने जो 12 लाइनें जो है 4 से 5-6 मिनट के अंदर लिख देनी होती है, बाकी रेफरेंस होते हैं 2-3 मिनट में आप अंदर लिख देते हैं, वो मार्कर के साथ लिखने होते हैं, पॉइंट आउट करके लिखने होते हैं। तो यूं आप 12-13 मिनट में आराम से जो है वो पेज लिख सकते हैं। आप सॉरी एक शेर की तशरीह जो है वो कर सकते हैं। 5 से 6 या 7 मिनट में आप एक पेज लिखेंगे, 12 से 13 मिनट के अंदर आप एक शेर की तशरीह कर सकते हैं। पर इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, और प्रैक्टिस के लिए हम बार बार इसलिए आपको असाइनमेंट्स देते हैं, आपसे कॉलेज में टेस्ट ले लेते हैं। अभी तक आपको पता तकरीबन 6 से 7 मंथली टेस्ट आपको हो चुके हैं, जो मंथली टेस्ट हैं, और इसके अलावा जो क्लास टेस्ट आपसे लिए जा रहे हैं, या आपसे जो 4 टाइप के टेस्ट लिए जा रहे हैं, इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि बेटा आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और आप इसको नॉन सेशनल दिया करें। आप इस पर पूरी प्रैक्टिस के लिए आप इस पर पूरा गौर किया करें कि हमने एनुअल के लिए हमें तैयार किया जा रहा है कि हमने वहाँ पे अपना पेपर टाइम के मुताबिक करना है। तो यूं बेटा आपने अगर देखा जाए तो एक पेज पर अगर आप 3 रेफरेंस लिख रहे हैं, एक शेर की तशरीह में फिर आपको 4 से 5 रेफरेंस की जरूरत है, और फिर 2 अशआर की तशरीह करेंगे, इसका मतलब है आपको 8 से 10 रेफरेंस की जरूरत है, जो आपके पास बैकअप के तौर पर भी मौजूद नहीं चाहिए। कई दफा आपको कोई रेफरेंस भूल जाता है, तो आपने सिर्फ 3 ही तैयार किए, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं। कम से कम आपको 4 से 5 रेफरेंस एक शेर की तशरीह के लिए याद होने चाहिए, और ये रेफरेंस हम आपको क्लास में भी लिखवाते हैं, और आपको जो हेल्प बुक लगवाई उस पर भी मौजूद है, आप कहीं से भी याद कर सकते हैं, और कई रेफरेंस आप मौजूद के लिहाज से खुद भी बना सकते हैं। ये अशआर की तशरीह होगी, आपको 2 अशआर की तशरीह जो बेटा इस तरह करनी है, और मिनिमम हमने लिमिट आपसे बात की कि आपने जो है वो 4 सफ़ात लिखनी है। अब लास्ट पे आ जाते हैं मजमू जायजे की तरफ। जब आप 2 अशआर की तशरीह 4 सफ़ात, 3.5 सफ़ात, 3.25 सफ़ात, सॉरी 3.5 सफ़ात, 4.25 सफ़ात, 4 सफ़ात, 4.25 सफ़ात कर ली, और आपका 30 मिनट आधा घंटा भी हो गया, और अब आपके पास जो है वो टोटल 5-7 मिनट की गुंजाइश है, तो बेटा लास्ट पे आपने मजमू जायजे का पैराग्राफ भी लिखना है। मजमू जायजे का पैराग्राफ कैसे लिखना है? आप लास्ट पे जब आपकी तशरीह खत्म हो जाती है तो आप एक पैराग्राफ का आगाज करेंगे, जिसका आगाज आप यूं करेंगे, अलगरज माहसल। अगर हम मजमूई तौर पर देखें, या अगर हम मजमूई तौर पर जायजा लें, या हम यूं कह सकते हैं कि अल मुख्तसर या मुख्तसर, किसी भी अल्फाज से हम लास्ट पैराग्राफ का आगाज करते हैं, और हमने जितनी भी तशरीह की हुई है जिसमें मफ़हूम आ जाता है, और ये जो हमारे पैराग्राफ हैं ये हमने लिखे हुए हैं, हमने उसमें से सीधा 4 से 5 से 7 बातें चुनकर मजमू जायजे पैराग्राफ में रख देनी है। इसके बाद हमने नीचे अंडरलाइन लगा देनी है, एंडिंग लाइन लगा देनी, हमारी तशरीह खत्म है। मजमू जायजे के पैराग्राफ में फनी महासन भी लिखे जाते हैं। फनी महासन के हवाले से भी हमने क्लास में आपको खुल के नहीं बताया हुआ, उस पर हमने बात करनी है, बल्कि हम आपको रिटन फॉर्म में भी फनी महासन देंगे कि बेटा आपने कैसे फनी महासन लिखने होते हैं। तो ये है कि आपकी मजमू जायजे के साथ तशरीह 4 सफ़ात हो या 4 सफ़ात से ज़्यादा हो, आपने मजमू जायजे का लास्ट पे पैराग्राफ भी लिखना होता है। अगर आप ना लिखेंगे मजमू जायजे का लास्ट पे पैराग्राफ, तो बेटा फिर भी कोई बात नहीं, कोई आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और कभी भी तशरीह का जो एंड है वो हवाले पे नहीं करते, हवाले के बाद भी आपको 2 से 4, 5, 7 लाइनें लिखनी होती हैं, क्योंकि चेकर ये समझता है कि इसने रेफरेंस पेश किया लेकिन आगे ग्राउंड नहीं बनाई, आगे इसने जो है वो लिखा ही नहीं कि आगे क्या था क्या नहीं। तो आपने इस तरह करके बेटा अशआर की तशरीह करनी है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। एक मिनट सर, तो अभी 2-4 बातें आपसे बेटा डिस्कस करनी है। आपको लेक्चर आपके सामने पेश किया गया है, और ये चीज़ें हम आपको क्लास में बता चुके हुए हैं, और क्लास में आपसे मुलाकात भी होती रहती है। अगर आपको इस पैटर्न पे किसी किस्म की थ्योरी, कोई आपको डिस्टर्बेंस, कोई आपको समझ नहीं लग रही, तो बेटा आपने जरूर डिस्कस करना है। हमने कोशिश की है, क्योंकि ये बहुत से और भी कॉलेज के स्टूडेंट्स जो है वो यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, उनके भी मैसेजेस और कॉल्स आ रही हैं कि आपसे तो अपने बच्चों के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो
ہمیں بھی ساتھ آپ نے جو ہے وہ جوائن رکھیں، بلکہ پارٹ 2 کے اسٹوڈنٹس کے کل میسج آیا ہوا تھا کہ سر آپ صرف پارٹ 1 کے لیے ویڈیو لیکچر ریکارڈ کر رہے ہیں، تو کیا ہم آپ کے بچے نہیں ہیں؟ ہمیں بھی کوئی نہ کوئی لیکچر جو دیں۔ یہ بھی وہ شیزہ نواز بیٹی کا میسج آپ کو آیا ہوا تھا کہ سر پارٹ 2 کے بھی لیکچر جو تیار کریں۔ تو شیزہ نواز بیٹا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے سمجھا کہ ہمارے سر ہمیں بھی لیکچر جو وہ دے سکتے ہیں تیار کر کے، تو انشاءاللہ بیٹا آپ کے لیے بھی لیکچر تیار کیے جائیں گے۔ اور بیٹا دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے چونکہ ہم سموک کی وجہ سے ویڈیو لیکچر ریکارڈ کر رہے ہیں، تو مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے کہ اس کی ایڈیٹنگ کیسے ہوتی ہے۔ تو آپ کے سامنے اسی طرح جیسے ہم بول رہے ہیں آپ کے سامنے لیکچر پیش کیا جاتا ہے، اگر کہیں پر کمی بیشی رہتی ہو تو بیٹا وہ آپ نے کلاس میں مجھ سے